नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह शी टेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 7वां चैप्टर सजीव जगत का पार्ट 1 है। चैप्टर बड़ा होने के कारण मैंने इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है। यदि इस क्वेश्चन सीरीज को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, सजीव को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था। फिर से रिपीट करते हैं, सजीव को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था। आपका ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है कैरोल लिनियस, तीसरा है R.H. हिटेकर और चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पे सबसे पहले सुनते हैं कि मुख्य रूप से सजीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता था। एक था आपका जंतु जगत और दूसरा आपका पादप जगत। लेकिन आगे चलकर वैज्ञानिक आते हैं आर एच हिटेकर और इन्होंने सजीवों को 5 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले आता है मोनेरा। इसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है प्रोटिस्टा। इसके अंतर्गत हम अमीबा, पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन करते हैं। तीसरा आता है कवक। इसके अंतर्गत हम मशरूम, फफूंद जैसे जीवों का अध्ययन करते हैं। चौथा आता है आपका पादप जगत जिसको हम लोग फ्लोरा भी कह लेते हैं। पादप जगत को फ्लोरा भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पौधों का अध्ययन करते हैं। और पांचवा आपका आता है जंतु जगत, जिसे फौना कहा जाता है। जंतु जगत को फौना भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा था कि सजीवों को 5 जगत में विभाजित किसने किया था, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा R.H. हिटेकर ने सजीवों को 5 भागों में विभाजित किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ऑप्शन आपका है पादप, दूसरा है मोनेरा, तीसरा है प्रोटिस्टा और चौथा है जंतु। तो मैंने आपको बताया था मोनेरा जगत के अंतर्गत हम लोग जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले जीवाणुओं की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसीलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। एंटोनियो ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और ये जो जीवाणु होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं और ये लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इनकी थोड़ा सा लाभ और हानि के बारे में देख लेते हैं कि जीवाणुओं का लाभ क्या है और जीवाणुओं से हानि क्या है। तो जीवाणुओं से सबसे पहले देखते हैं लाभ क्या है जीवाणुओं से। तो जीवाणुओं से प्रतिजैविक औषधियां बनाई जाती हैं। जीवाणुओं के कारण ही दही जमता है, जीवाणुओं के कारण ही पनीर बनता है और जीवाणुओं के कारण ही सिरका बनता है। ये तो रहे जीवाणुओं से लाभ। अगला होता है कि जीवाणुओं से हानि क्या है। तो जीवाणुओं से कई प्रकार की हमें बीमारियां भी फैलती हैं। हानि देखते हैं, जीवाणुओं से हमें कई प्रकार की हानियां होती हैं। और पहला आपके कई प्रकार की बीमारियां होती हैं और दूसरा जीवाणुओं के कारण हम देखते हैं भोजन गर्मियों के दिनों में विषाक्त या खराब हो जाता है। तो ये रहे आपके जीवाणुओं के लाभ और हानि। अब इनसे बचाव के कुछ तरीके देखते हैं कि बचाव क्या आता है। तो बचाव क्या होता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आता है कि जीवाणुओं से बचने के लिए खाद्य वस्तुओं को अचार या मुरब्बा के रूप में उनमें नमक डाल दिया जाता है। जब उसे अचार या मुरब्बा बनाया जाता है तो उसे नमक डाल दिया जाता है कि वो खराब ना हो। और जीवाणुओं से बचने के लिए चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। जैसे कि हम कोई कोल्ड स्टोर में रख दें या हम फ्रिज में रख दें तो जीवाणुओं से बचने के लिए रखा जाता है। तथा जीवाणुओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को गर्म करके रखते हैं। तो ये है जीवाणुओं से बचाव। तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि जीवाणु का अध्ययन किस जगत में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जीवाणु का अध्ययन मोनेरा जगत में किया जाता है। और सबसे पहले जीवाणु खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। इसलिए ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं, आपका पहला ऑप्शन है एंटोनियन ल्यूवेनहॉक, दूसरा है डीजे इवानोस्की, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया जीवाणु विज्ञान के बारे में सबसे पहले पता लगाया था जीवाणुओं के बारे में एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने, तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए होगा एंटोनियन ल्यूवेनहॉक। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण दही जमता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण दही जमता है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटिस्टा और चौथा है विषाणु। तो जैसा कि मैंने बताया कि जीवाणुओं के कारण ही दही जमता है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, पहला ऑप्शन आपका जीवाणुओं के कारण। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से जीवों में कौन सा मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम जीवाणु, पिछले क्वेश्चन में जीवाणुओं को अच्छे से हमने समझा था, बाकी तीनों के बारे में समझ जाते हैं, कवक क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है और विषाणु क्या होता है। तो यहाँ पे आपके जो प्रोटिस्टा होते हैं, ये जो होते हैं इन जगत में जीव मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। यह स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं और इनके अंतर्गत अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। और दूसरा आपका है कवक, तो इस जगत के जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं और ये मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि कवक से लाभ क्या है, कवक से लाभ क्या क्या होता है। तो कवक से प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं। कुछ कवक भोजन के रूप में भी प्रयोग होते हैं, जैसे मशरूम क्या आपका कवक, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मशरूम आपका क्या है, कवक है। तो यह क्या होता है, भोजन के रूप में भी प्रयोग होता है। और कवक का प्रयोग खमीर, जो एक प्रकार का ईस्ट है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। तो खमीर ईस्ट एक कवक है जिसका उपयोग क्या किया जाता है, बेकरी उद्योग में भी किया जाता है। अब यहाँ पे आता है कि कवक से हानि क्या क्या होता है। तो कवक से पहले होता है कि कवक से हानि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कवकों से कई सारी बीमारियां फैलती हैं। कवक विभिन्न सारे खाद्य पदार्थों को खराब कर देती हैं। और कवक जो होते हैं, जीवाणु एवं कवक क्या करते हैं, पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। जीवाणु एवं कवक को क्या कहते हैं, पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं, क्योंकि यह मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित कर पृथ्वी को साफ रखने में मदद करते हैं। तो ये सारे रहे कवक, प्रोटिस्टा के और विषाणु के बारे में, जीवाणु के बारे में। तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थान में पाए जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कवक क्या होता है कि गर्म एवं आर्द्र स्थान दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बेकरी उद्योग में प्रयोग होने वाला कवक है। बेकरी उद्योग में प्रयोग होने वाला कवक है। तो आपका पहला है पेंसिलिन, दूसरा है मशरूम, तीसरा है ईस्ट और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पे मैंने बताया कि बेकरी उद्योग में क्या प्रयोग होता है, आपका खमीर या ईस्ट प्रयोग होता है और जो एक प्रकार का कवक है। अगला क्वेश्चन है लाइकेन, जो एक प्रकार का सजीविता का उदाहरण है। इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये दोनों जीव कौन है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम लाइकेन के बारे में जानते हैं कि लाइकेन है क्या, और उसके बाद आगे की ओर पढ़ते हैं। तो लाइकेन जो होता है दो जीवों कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है। लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। शैवाल भोजन बनाता है तथा कवक शैवाल को आश्रय देता है। शैवाल क्या करता है, ये भोजन बनाता है। शैवाल जो होता है भोजन बनाता है और कवक क्या करता है, शैवाल को आश्रय देता है। कवक क्या करता है, आश्रय देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे होता है कि लाइकेन एक वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। मतलब जहाँ पे वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होगी वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वहाँ की वायु क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई है। और साथ ही साथ जानवरों में भी सजीविता देखने को मिलती है, जैसे कि बगुला भैंस के पीठ पर बैठता है। तो यहाँ पे सजीविता का मतलब कि दोनों प्राणी को क्या हो, लाभ हो, दोनों एक दूसरे को नुकसान न पहुँचाएं। जैसे कि मैंने बताया कि कवक क्या करता है, आश्रय पहुँचाता है और शैवाल क्या करता है, भोजन बनाता है। लेकिन दोनों एक दूसरे को हानि नहीं पहुँचाते, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। जैसे बगुला भैंस के पीठ पर बैठता है, तो बगुला क्या करता है कि भैंस के पीठ पर बैठता है, तो उसमें जो
उसके खून, भैंस के खून को चूसने वाले कीट होते हैं, उनको बगुला क्या करता है, खाता है। और इस तरह से बगुला को भी लाभ पहुंचता है और उन कीटों को खाता है तो भैंस को भी लाभ पहुंचता है। तो सहजीवी वर्ग में होता है कि जहां पे दोनों वर्गों को लाभ मिले उसे हम कहते हैं सहजीविता। तो ये रहा लाइकेन और सहजीविता के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप समझोगे अच्छे से। तो यहाँ पे पूछा है कि क्वेश्चन में कि लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है और इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। दोनों जीव कौन है? तो आपका ऑप्शन है पहला जीवाणु एवं कवक, दूसरा ऑप्शन है शैवाल एवं कवक, तीसरा है कवक और अमीबा और चौथा अमीबा और विषाणु। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? कवक और शैवाल। जो बी वाला ऑप्शन है आपका शैवाल और कवक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषक के प्राकृतिक सूचक हैं? यहाँ पे लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषक के प्राकृतिक सूचक हैं? पहला ऑप्शन आपका जल प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है वायु प्रदूषण और चौथा है सभी के। तो यहाँ पे आपका लाइकेन, जैसा मैंने बताया कि किस प्रकार का प्रदूषक सूचक है, तो आपका वायु प्रदूषक सूचक है। लाइकेन वायु प्रदूषक सूचक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप जगत के जनक हैं, यहाँ पे पूछा है पादप जगत के जनक हैं। ऑप्शन आपका है अरस्तु, दूसरा है थियोफ्रेटस और तीसरा है चार्ल्स डार्विन और चौथा है लैमार्क। तो यहाँ पे अरस्तु जो आपके जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, थियोफ्रेस्टस आपके जो है पादप जगत के, चार्ल्स डार्विन लैमार्क ने लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया था और चार्ल्स डार्विन ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बताते हैं आपको कि पादप जगत जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरा भी कहते हैं। पादप जगत जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरा भी कहते हैं। और इस जगत में वनस्पतियों का विषय में पढ़ा जाता है और थियोफ्रेस्टस की वनस्पति विज्ञान को जनक भी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे पादप कह लो या वनस्पति कह लो, या दोनों नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? थियोफ्रेस्टस। और यहीं जंतु विज्ञान पूछ देता तो आपका अरस्तु होता। तो हालांकि आपके क्वेश्चन में पूछा है कि पादप जगत के जनक कौन है, तो आपका होगा थियोफ्रेस्टस बी वाला। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक वृक्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा एक वृक्ष नहीं है? आपका पहला है पीपल, दूसरा है सुंदरी, तीसरा है कीकर और चौथा है केला। तो हम देखते हैं कि पौधों के आकार पे वृक्षों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका साग। तो ये क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं, इनका तना कोमल एवं हरे रंग का होता है, इनमें बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं। जैसे आपकी इसके अंतर्गत आता है साग में धनिया, केला, गेहूं, धान, मेथी, पालक, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? आपके साग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका आता है झाड़ी जो है, तो ये साग से बड़े होते हैं तथा इनके तने कठोर होते हैं पर ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं और इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तनों के आधार के पास से निकली होती हैं। और इनके अंतर्गत आपके आते हैं गुलाब, नींबू, गुड़हल, मेहंदी, ये सभी के सभी आपके क्या आते हैं कि झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। और आपका तीसरा होता है वृक्ष। तो ये झाड़ी से बड़े होते हैं, इनका तना मोटा एवं गहरे भूरे रंग का होता है और इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के ऊपरी भाग से निकली होती हैं। और इसके अंतर्गत आम, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर और पीपल और सुंदरी के वृक्ष आते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष नहीं है? तो हमने बताया पीपल भी वृक्ष है, सुंदरी भी वृक्ष है, कीकर भी क्या है? वृक्ष है। जबकि केला क्या है? केला एक प्रकार का शाक है, केला वृक्ष नहीं है। किसमें आता है? शाक में आता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी, केला वृक्ष नहीं है, क्या है? शाक है। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका गाजर, दूसरा है मूली और तीसरा है शकरकंद और चौथा है सभी। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि गाजर क्या है? आपकी जड़ है, इसको भी हम खाते हैं, गाजर जड़ है, मूली भी जड़ है, शकरकंद भी जड़ है और डी वाला दिया है सभी। तो यहाँ पे हम करेंगे कि सभी, मतलब सभी के सभी क्या है? जड़ें हैं और सभी के सभी को हम क्या करते हैं? खाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है अमरबेल उदाहरण है।
अमरबेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे पहला है कि रेशेदार जड़ का, दूसरा परजीवी जड़ का, तीसरा है अस्तंभ जड़ का और चौथा है अस्तंभ जड़ का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि जड़ें कितनी प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं। तो मुख्य रूप से जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है मूसला जड़ और दूसरा होता है आपका झकड़ा जड़। मूसला जड़ जैसे आपने देखा होगा, मूली में ऐसे करके एक मूली या गाजर या शकरकंद हो गया, ऐसे करके निकला होता है, इसे हम मूसला जड़ कहते हैं। और झकड़ा जड़ में आपका आता है, झकड़ा की जड़ जो आपके काफ़ी घने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गेहूं के बीच में ऐसे काफ़ी सारे घने पौधे जो जड़ें निकले होती हैं, ये क्या होती हैं? आपके झकड़ा जड़ के अंतर्गत आती हैं। अब क्या होता है कि झकड़ा जड़ें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहले आपका होता है रेशेदार। झकड़ा जड़ जो होती है रेशेदार होती हैं और इनके अंतर्गत आपका क्या आता है कि लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज क्या है? झकड़ा जड़ें हैं, लेकिन ये रेशेदार झकड़ा जड़ें हैं। दूसरा आपका आता है कि परजीवी परजीवी जड़ें, जैसे कि आपका होता है कि यह जड़ दूसरे पौधे के ऊपर रहती है। परजीवी जड़ जो दिया है, यह जड़ जो होता है दूसरे पौधे के ऊपर रहते हैं, जैसे कि आपका अमर बेल ये क्या आपका परजीवी जड़ है, जो कि झकड़ा जड़ का ही एक भाग है, झकड़ा जड़ का ही एक भाग है। और दूसरा होता है आपका अवस्तंभ जड़। ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं, ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा बाजरा, मक्का या गन्ना, आपने गन्ने को देखा होगा, तो यहाँ से गन्ना का भाग, तो यहीं से आपका क्या होता है? जड़ निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ से जड़ निकलना शुरू हो जाता है यहाँ से। तो यह अवस्तंभ जड़ें जो भूमि के ऊपर तने से निकलते हैं, उसे हम अवस्तंभ जड़ें कहते हैं। और इसके अंतर्गत बाजरा, मक्का और गन्ना आता है। और चौथा आपका है स्तंभ जड़। तो ये जड़ें टहनियों से निकलती हैं और खंभों की तरह होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बरगद का पेड़, ये क्या होते हैं कि टहनियों से इनकी जड़ें निकलती हैं और खंभों की तरह होती हैं। तो हालांकि क्वेश्चन में पूछा था कि आपका अमरबेल किस जड़ का उदाहरण है, तो अमरबेल किस जड़ का उदाहरण है? आपका परजीवी जड़ का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो यहाँ पे आपको सिंपल सा इक्वेशन करके बताते हैं कि कैसे आप समझें कि कौन सा जड़ खाते हैं, कौन सा हम तना खाते हैं, कौन सी पत्ती और कौन सा फूल। तो आप देखते हैं कि जब आलू पूर्ण रूप से पक जाता है तो क्या उसमें कोई रूट लगा होता है? आलू यदि आप देखते हैं पका हुआ रहता है तो उसमें कोई रूट नहीं लगा होता है। आप लहसुन भी देखेंगे पूर्ण रूप से पका हुआ निकालेंगे तो उसमें कोई रूट, कोई भी जड़ नहीं रहता है। और प्याज भी जब पूर्ण रूप से पका रहता है तो उसमें जब पका हुआ खेत से निकालते हो तो उसमें कोई जड़ नहीं रहता है। तो वो जिसमें जड़, जब वो फल पूर्ण रूप से पक के जमीन के बाहर आए और उसमें कोई जड़ नहीं होता है तो वो क्या होता है? आपका तना होता है। और हम इनके कौन से भाग को खाते हैं? तना वाले भाग को खाते हैं। तो आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? आपका तना वाला भाग है। अगला है 14 क्वेश्चन आपका, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। दूसरा होता है जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना। चौथा है जाइलम के द्वारा जल का संवहन करना। और चौथा है आपका फ्लोएम के द्वारा भोजन का संवहन करना। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पत्तियों के द्वारा जल का वाष्पन के रूप में निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब यहाँ पे जल के द्वारा जो जल का अवशोषण होता था, आपने पढ़ा होगा एक होता है पौधों में जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम होता है, जाइलम का कार्य होता है कि वह धरती से जड़ों के सहारे जितने भी खनिज पदार्थ और जल हैं वह पौधों को भोजन बनाने के लिए इन सारे जल और खनिज पदार्थों को पौधों की पत्तियों तक पहुंचाएं। तो जल को पहुंचाने का कार्य पत्तियों तक कौन करता है पौधों में? तो जाइलम करता है। और जब उनका पौधों का भोजन बन जाता है और उस बने हुए आपके भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे था कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, मैंने आपको बताया पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आपका 15 क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है?
तो आप देखते हैं ना, जब सूर्य निकलता है तो सूर्य के श्वेत रंग में 7 प्रकाश होते हैं और सबसे पहले लाल रंग पृथ्वी पर आता है, सबसे पहले लाल रंग पृथ्वी पर आता है। तो आप देखते हैं कि लाल रंग सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में कौन आता है, बैगनी। तो आप इसको एज अ ट्रिक भी याद कर लो कि जो सबसे पहले आएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक उससे होगी, और जो सबसे लास्ट में आएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम उससे होगी। तो आपसे यदि पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो लाल रंग में, और सबसे कम किस रंग में होता है, तो बैगनी रंग में। हालांकि क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम किस रंग में होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा, बैगनी रंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। आपका ऑप्शन है पीपल, दूसरा है नीम, तीसरा है केला और चौथा है गुलाब। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस ढंग से अलग करने की कोशिश किया, और यहाँ पे मैं कुछ एक विशेष जानकारी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, इसको विशेष करके ध्यान से सुनिएगा। आप देखते हैं पत्ते जो होते हैं, पत्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक जो पत्तियाँ होती हैं उनमें जालिकाएं पाई जाती हैं, जालिकाएं पाई जाती हैं, और दूसरी पत्ती जो होती है समानांतर होती है, समानांतर होती है। जैसे आपने देखा होगा केले की पत्ती को आप ऐसे फाड़ते हैं तो एक सीधी रेखा में ऐसे करके फटती है, और उसको यदि वह सूख जाए ना तो उसमें जाली जाली सा आपको बिल्कुल नहीं दिखता है। लेकिन आप यदि देखेंगे नीम की पत्ती को यदि आप देखते हैं तो सीधे नहीं फटता है, और जब वह सूखता है तो उसके अंतर क्या होते हैं, जाली 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 नुमा होते हैं। तो पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक जालिका और दूसरा होती है समानांतर। अब यहीं से हम आपको बताते हैं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को कैसे पहचानेंगे, और कौन सा पौधा झकड़ा जड़ है और किसमें मुसला जड़ है, कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान सुनिएगा कि अगर पौधे का सिरा विन्यास जालिका रूपी है, यदि पौधे का सिरा विन्यास, जो पौधे की पत्ती का सिरा विन्यास है, जालिका है, जालिका का मतलब कि जिसमें क्या हो जाए, सूखने के बाद उसमें जाली जाली सा दिखता है। जैसे आपने देखा होगा नीम में, पीपल में, इनके पत्ते, जब पीपल खास करके ज़्यादातर लोगों ने पीपल का देखा होगा तो उसमें जाली जाली नुमा दिखता है। तो यदि जालिका है तो वह पौधा क्या है, द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री है। और इनके अंतर्गत आप देखते हैं जैसे चना, मूली, गाजर, भिंडी, नींबू, ये सभी के सभी क्या हैं, द्विबीजपत्री हैं, और इनके क्या होते हैं, जालिका विन्यास पाए जाते हैं। और दूसरा होता है कि अगर पौधे के पत्ते का सिरा विन्यास समानांतर हो, जैसे कि आपने देखा केले का पौधा, केले के पौधे का पत्ता जो होता है उसको आप यदि फाड़ेंगे तो ऐसे समानांतर निकलता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर सिरा विन्यास समानांतर हो तो पौधा क्या होता है, एक बीजपत्री होता है, पौधा एक बीजपत्री होता है। जैसे कि आपका केला हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके एक बीज पत्री में आते हैं, और इनका पौधों के पत्तों का जो जालिका विन्यास क्या होता है, समानांतर होता है। तो आई थिंक, मुझे लगा कि आप यहाँ पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री और झकड़ा जड़ और मुसला जड़ को समझोगे। अब यहीं पे पूरा झकड़ा जड़ और मुसला जड़ आपको समझा देते हैं कि जिनका जालिका विन्यास होता है, जिन पौधों का जालिका सिरा विन्यास होता है, जालिका सिरा विन्यास होता है, उनकी जड़ें क्या होती हैं, मुसला होती हैं। जालिका सिरा विन्यास तो उनका क्या होगा, मुसला जड़ होगा। मुसला जड़ मतलब कि आप देखे होंगे ऐसे एक एक करके निकलता है, इसकी रूट क्या होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। और जिनका समानांतर जिनके पत्तों का समानांतर सिरा विन्यास होगा, उनकी जड़ें क्या होती हैं, झकड़ा होती हैं, झकड़ा जड़ें। जैसे मैंने बताया कि गेहूं का जड़ को उखाड़ तो आपको कई सारे ऐसे ऐसे रूट आपको दिखेंगे। तो आई थिंक यहाँ से आपने झकड़ा जड़ और मुसला जड़ और कैसे पहचाने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को समझा होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। तो आप देखेंगे पीपल जो है यह जालिका विन्यास का है, नीम भी जालिका विन्यास का है, गुलाब भी जालिका विन्यास का है। लेकिन केला जो है, केले के जो पत्ते हैं, ये क्या होते हैं, आपके समानांतर सिरा विन्यास के हैं, समानांतर सिरा विन्यास के हैं। और इसमें क्या पाया था, आपकी झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं, और ये क्या है, आपका एक बीज पत्री है, एक बीज पत्री है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन क्या होता है, ऑड होता है, बाकी सारे समूहों से अलग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, मैंने इसी स्टेटमेंट को आपको पहले बताया है। तो पहला स्टेटमेंट है, जिन पौधों में मुसला जड़ें होती हैं,
जिन पौधों में मूसला जड़ें होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। हालांकि इसको स्टेटमेंट को अभी मैंने बताया तो यहाँ पे ए वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही होता है। बाकी के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, गलत हैं। तो 17 का आपका ए सही होगा। आपका अगला है नागफनी, जिसको हम लोग कैक्टस के नाम से भी जानते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आइए नागफनी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि तने में, दूसरा है पत्तियों से, तीसरा है दोनों में और चौथा है कांटों में। चौथा है कांटों में। तो आप देखते हैं नागफनी जो होता है, नागफनी जब आगे बढ़ता है तो उनकी पत्तियां क्या होती हैं, कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। नागफनी की जो पत्तियां होती हैं कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और इसके कारण इन कांटों में नमी की कमी होती है, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो जो पत्तियां स्वयं कांटों में बदल जा रही हैं तो इसका मतलब पत्तियां तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे नहीं, तो फिर और कांटे जो है उनमें नमी है नहीं तो वो भी नहीं करेंगे। तो पत्तियां और कांटे आप कैसे गलत होते, तो बचा कौन, आपका तना। तो नागफनी या कैक्टस जो होता है इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तने में होती है। आपका 19 क्वेश्चन है कि पौधे का प्रजनन अंग है। पौधे का प्रजनन अंग है, ऑप्शन आपका है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्तियां और चौथा है फूल। तो पौधे का प्रजनन अंग, तो आपने देखा होगा एक नाम सुनते हो कि पौधों में परागकण, परागकण। तो यहाँ पे होता है कि जब तितली, भौरा, पक्षी आदि फूलों पर उनका रस चूसने के लिए बैठते हैं तब उनके पौधों में परागकण चिपक जाते हैं और जब यह जंतु दोबारा उसी फूल पर उसी प्रकार से दूसरे फूलों पर बैठते हैं तब परागकण स्त्री केसर में चले जाते हैं और इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपने देखा परागकण जो होता है, परागकण कहाँ पे पाए जाते हैं, फूलों में पाए जाते हैं और इन सारी प्रक्रियाओं क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। तो परागकण और परागण ये सारी चीजें किस पे हो रही है, फूलों पे हो रही है। तो इसलिए पौधों का जो प्रजनन अंग होता है क्या होता है, आपका फूल होता है। अगला आपका है कि कली की रक्षा कौन करता है। कली की रक्षा, तो यहाँ पे जो कली की बात की जा रही है, पौधों में जो फूलों में कलियां आती हैं उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे पहला है माली, दूसरा है बच्चे, तीसरा है बाह्य दलपुंज और चौथा है दलपुंज। तो यहाँ पे माली और बच्चे तो कभी कली की रक्षा करेंगे नहीं क्योंकि पौधे अपनी रक्षा स्वयं से खुद से करते हैं। तो पौधों के बाहर जो भाग पाया जाता है उसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। जैसे आपने देखा होगा गुलाब के फूल को, तो गुलाब के फूल जब उनके कलियां होती हैं तो वो क्या होता है, बाहर से पत्तियों से ढका होता है और इन्हीं पत्तियों को हम क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। तो यह क्या कहता है, ये इसके अंदर जो है वो क्या है, कली है। तो इसकी रक्षा कौन कर रहा है, बाह्य दल पुंज कर रहा है, ना कि बच्चे या माली या दल पुंज। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा, बाह्य दल पुंज होगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। तो यहाँ पे अवशोषित करने की बात किया हुआ है, न कि छोड़ने की बात किया हुआ है। पुनः मैं बता रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पादप किस गैस को अवशोषित मतलब सोखते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आपको पता होगा पादप कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का स्टेटमेंट हुआ। तो आपका 21 का सही होगा सी। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि पौधे श्वसन क्रिया के दौरान तो क्या कौन सी गैस छोड़ते हैं और कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं। तो श्वसन क्रिया के दौरान पौधे रात्रि में श्वसन करते हैं और श्वसन क्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि रात के समय पौधों के पास न जाएं क्योंकि उस समय वह जहरीली हवाएं छोड़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं और ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं। तो ये आपका 22 क्वेश्चन है। कांटेनुमा पत्तियों को दिखाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे कांटेनुमा पत्तियों को दिखाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों को पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि क्षेत्र के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर पौधों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है मरुद्भिद पौधे। इनके स्टेटमेंट को जान लेते हैं कि यह पौधे मरुस्थलीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती हैं,
इनमें पत्तियां छोटी छोटी होती हैं या फिर पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं, या पत्तियां क्या करती हैं, कांटे का रूप ले लेती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो या नहीं हो। और नागफनी जो क्रैक्टस है में तना हरा एवं गूदेदार और मोम की परत से ढका होता है, इसमें तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है। और मरुद्भिद पौधे के कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि बबूल हो गया, बबूल, कीकर, कीकर, क्रैक्टस, क्रैक्टस और आपका रेगिस्तानी ओक, ये सभी के सभी क्या है, मरुद्भिद पौधों के उदाहरण हैं। दूसरा आपका होता है समुद्भिद, समुद्भिद। तो ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। समुद्भिद जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, खेती योग्य भूमि पर पाए जाते हैं। दूसरा आपका इसका स्टेटमेंट होता है कि इसमें तना ठोस या शाखा युक्त होती है। इसमें तना जो होता है या तो ठोस होगा या तो शाखा युक्त होगा। और तीसरा इसका आता है कि इसके पत्ते साधारणतया बड़े, चौड़े, पतले एवं भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। और इनमें खास करके आपके जितने हम खेती करते हैं, जैसे मक्का की खेती करते हैं, आपके ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना, ये सभी के सभी किसमें आते हैं, समुद्भिद के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपका आता है जलोदभिद, जलोदभिद। तीसरा आपका आता है जलोदभिद। तो ये पौधे क्या होते हैं, पहला आएगा कि ये पौधे आपके जल में पाए जाते हैं। इनमें जड़ तंत्र काफ़ी विकसित नहीं होता है। आपने किसी भी जल वाले पौधों के देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं। और इनमें पत्तियां क्या होती हैं कि इनमें पत्तियों पर मोमी परत होती है। ऐसा लगता है कि उस पर मोम की परत लगाई होगा, जैसे आपने कमल के पौधे के पत्तों को देखा होगा, कमल के पौधे के पत्तों को देखा होगा। तो इसके अंतर्गत आपके क्या आता है, कमल आता है, जल लिली आता है और हाइड्रिला, ये सभी के सभी क्या है, जलोदभिद हैं। और आपका चौथा आता है लौड़ोभिद, लौड़ोभिद। तो ये कहते हैं कि ये पौधे खास करके दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं और इन पौधों में जड़ें जमीन के ऊपर की ओर निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा सुंदरी के वृक्ष को, कि वो क्या होते हैं कि दलदली स्थान पे होते हैं और इनकी पौधे क्या होते हैं, बाहर की ओर निकली होती हैं। तो ये सुंदरी का जो वृक्ष है ये क्या है आपका, सुंदरी का वृक्ष हो गया या मैग्रोव वन हो गए, ये सभी के सभी क्या हैं आपके लौड़ोभिद पौधे हैं। तो यहाँ पे हमने चारों प्रकार के पौधों को आपको समझाया। तो यहाँ पे पूछा है कि कांटेनुमा पत्तियां दिखाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। तो मैंने बताया कि कांटेनुमा पत्तियां कहाँ पे होती है, तो आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, कांटेनुमा पत्तियां होती हैं। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी, मरुस्थलीय। अगला पूछा है कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया था कि वृक्ष बरगद क्या आपका वृक्ष है, गुलाब और मेहंदी आपकी झाड़ियां हैं और तुलसी आपके शाख में आता है। तुलसी आपके शाख में आता है, गुलाब और मेहंदी आपकी तुलसी भी आपकी झाड़ियों में आता है और बरगद आपका क्या एक वृक्ष है। तो सही ऑप्शन आपका होगा ए, बरगद वृक्ष है और बाकी सभी क्या है आपकी झाड़ियों में आते हैं। 24 है कीट भक्षीय पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है। पहला ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है सल्फर और चौथा है पोटेशियम। तो सबसे पहले कीट भक्षीय पौधों के बारे में हम जान लेते हैं। कीट भक्षीय पौधे होते कौन है, तो खास करके घटपर्णी, जिसका अन्य नाम आता है निपेंथिस, इसे हम घटपर्णी या कीटभक्षी पौधा कहते हैं। और यह कीड़े मकोड़े के अलावा मेढक, चूहे एवं छोटे जीवों को भी खाने का कार्य करते हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ये जान लीजिए कीटभक्षी पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु इनके अंदर नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है और इस नाइट्रोजन तत्व की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। और यह भारत के मेघालय राज्य में और ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया देशों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कीटभक्षी पौधा जिस मृदा में उगता है तो उसमें किस तत्व की कमी होती है, तो आपके क्या होते हैं नाइट्रोजन की। ये उसी स्थान पर उगेंगे जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होगी और इसी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कीड़े को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पौधा द्विबीजपत्रीय पौधा है। इनमें से कौन पौधा द्विबीजपत्रीय पौधा है।
तो आपको मैंने बताया था सिंपल सा क्या करना है कि अब कोई भी द्विबीजपत्री पूछे या एक बीजपत्री पूछे, झकड़ा जड़ पूछे या मूसला जड़ पूछे, उसको पहचानने के लिए तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आप जब बांस के पौधे को लेते हो, बांस के पत्ते को, तो इसको जब फाड़ोगे तो एक समानांतर करके रेखाएं, ये कभी ऐसे तिरछा नहीं फटेगा, एक समानांतर में फटेगा। केला का भी जो पत्ता है समानांतर में फटेगा, गन्ना का भी पत्ता है समानांतर में फटेगा, लेकिन सरसे के पौधे के लिए तो वो समानांतर में नहीं, उसमें क्या होता है जालिका विन्यास पाई जाती है, समानांतर नहीं होता है। तो मैंने बताया था कि जहां पर समानांतर विन्यास पाया जाए वो क्या होते हैं आपके एक बीजपत्री होते हैं, और जहां पे जालिका विन्यास पाया जाए वहां पे क्या होते हैं आपके द्विबीजपत्री होते हैं, उसमें दो खंड होते हैं, दो बीजों के खंड होते हैं। हालांकि सरसों को सभी लोग जानते हैं तो ऐसे ही देख के कर सकते हैं कि सरसों द्विबीजपत्री है, लेकिन अन्य किसी पौधे का नाम आ जाए तो खास करके इस समानांतर और जालिका विन्यास को आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? सरसों है। अगला क्वेश्चन आपका कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? आपका एक ऑप्शन है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है आपका कैम्बियम और चौथा है पैलिसेड। तो मैंने बताया था पौधों में दो प्रकार के खास करके संवहनी ऊतक, ये दोनों जो हैं जाइलम और फ्लोएम, इसे हम संवहनी ऊतक भी कहते हैं, संवहनी ऊतक। और यहाँ पर जाइलम का कार्य होता है कि पौधों की जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल और खनिज तत्वों को पौधों की पत्तियों तक पहुँचाएं, पौधों की पत्तियों तक पहुँचाएं। और फ्लोएम का कार्य होता है कि वह पके हुए भोजन को, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो भोजन बनता है उस पके हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाएं। तो यहाँ पे जल का अधिग्रहण पूछ रहा है कि जल को किसके द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? जाइलम, जाइलम के द्वारा जल को अधिग्रहित किया जाता है। अगला पूछा है निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है आम, दूसरा है इमली, तीसरा है नारियल और चौथा है नीम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आम, इमली, नारियल ये क्या है आपके फलों के रूप में खास करके आते हैं और इनका प्रयोग खास करके फलों में आता है। लेकिन नीम जो है इनका प्रयोग हम लोग औषधि के रूप में, मुख्यतः हम क्या करते हैं इस पौधे का प्रयोग औषधि के रूप में करते हैं, और इस प्रकार से यह आपके अलग समूह से संबंधित हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान के एक शिक्षक को मैक्रो पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला है मरुद्भिद क्षेत्र, दूसरा है लौड़ोभिद दलदल क्षेत्र में, तीसरा है गर्म व आर्द्र क्षेत्र में और चौथा है शीत क्षेत्र में। तो मैंने मैग्रो वनों को लेकर आपको बताया कि मैग्रो पादप जिसको हम लोग सुंदरी के वृक्ष भी कहते हैं, और यह खास करके कहाँ पाए जाते हैं? लौड़ोभिद क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह लौड़ोभिद क्षेत्र में और दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने मैग्रो वनों का नाम सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा मैग्रो वन कहाँ पाया जाता है? तो आपके सुंदर वन के डेल्टा में। तो लौड़ोभिद क्षेत्र में जाने की सलाह देगा। आपका 29 क्वेश्चन है कि प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है? पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है संघनन और चौथा है परागण। तो मैंने आपको बताया था कि पौधे जो पुष्प होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे पुष्प क्या होते हैं? छोटे छोटे आपके रेशे पाए जाते हैं, और इन रेशों को हम क्या कहते हैं? पराग कण कहते हैं, इन्हें पराग कण कहते हैं। और जब मधुमक्खी, तितलियां इन फूलों पर उनके रसों को चूसने के लिए बैठती हैं तो वह पराग कण इनके पौधों में लगते हैं, और वह पुनः जब उस फूल से रसों को चूसने के बाद दूसरे फूल पे बैठते हैं तो इन्हीं पराग कण के द्वारा उसमें निषेचन की क्रिया होती है, और इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो यहाँ पे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है? आपकी परागण कहलाती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है सैक, जिसको हम लोग लाइकेन भी कहते हैं। आपका ऑप्शन है परजीवी, रसायन पोषी, अपघटक या सजीवी। तो मैंने आपको बताया था सजीवी, जहां पर दोनों पौधों क्या होता है? लाभ होता है। सजीवी में क्या होता है? आपका दोनों पौधों का लाभ होता है, दोनों वर्ग के जंतुओं को लाभ होता है। और इसमें लाइकेन के साथ साथ आपके क्या होते हैं कि कवक एवं शैवाल मिलकर बनते हैं, और यहाँ पे क्या करता है कि कवक एवं शैवालों को क्या करती है? आश्रय प्रदान करती है। तो यहाँ पे लाइकेन जो है आपका क्या इसमें आता है? सजीवी वर्ग में आता है। लाइकेन आपका किस में आता है? सजीवी वर्ग में।
तो मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जल्द ही इसका पार्ट 2 का वीडियो मैं लेकर आऊँगा। और यदि यह PDF आपको प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिससे कि आप जुड़कर इस क्वेश्चन सीरीज के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।